नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस क्लास में हम पिछली क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सिंधु की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कशन किया था और अब उसी क्लास को हम आगे लेके चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगली जो सिंधु की सहायक नदी है वो है झेलम नदी। कौन सी नदी है? झेलम नदी। सिंधु की अगली जो सहायक नदी है वो कौन सी है दोस्तों? वो है झेलम नदी। ठीक है। तो देखिए, झेलम नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? शेषनाग झील से उद्गम होता है। तो झेलम नदी जो है इसका जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? शेषनाग झील से इसका उद्गम होता है। ठीक, ये बात क्लियर। अब देखिए, इसके प्राचीन नाम क्या है, यानी जो झेलम नदी है इसको प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन समय में इस नदी का क्या नाम था? वो था वितस्ता। क्या था? वितस्ता नाम था। किसका? झेलम नदी का। कब? प्राचीन समय के अंदर, पुराने समय के अंदर। ठीक है, आगे देखिएगा। तो झेलम नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर कौन सा है? यानी झेलम नदी है उसके किनारे पर बसा हुआ शहर कौन सा है? जैसे यमुना नदी के किनारे पर दो शहर बसे हैं, दिल्ली और आगरा, उसी प्रकार झेलम नदी के किनारे पर बसा हुआ है श्रीनगर। कौन सा नगर? श्रीनगर। तो यहाँ पर आपसे पूछ ले कि झेलम नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर का नाम बताइए, तो वो कौन सा है? श्रीनगर है। ठीक है, आगे देखिएगा। वुलर झील को भरने के बाद, कौन सी झील को भरने के बाद? वुलर झील को भरने के बाद पाक में, पाक मतलब पाकिस्तान में, झंग, कौन सा स्थान? झंग के निकट चेनाब में मिलती है। कहां पर मिलती है झेलम नदी? वुलर झील को भरने के बाद, कि वुलर जो झील है उसको भर देने के बाद में ये पाक में एक कोई झंग नामक स्थान है, उस स्थान के निकट कहां पर मिल जाती है? चेनाब में मिल जाती है। कौन सी? झेलम नदी। ठीक है, अब बात करते हैं झेलम नदी के ऊपर बांध कौन कौन से हैं। तो झेलम नदी के ऊपर दोस्तों बांध कौन कौन से हैं? दो बांध है झेलम नदी के ऊपर। एक तो मंगला बांध है और दूसरा कौन सा बांध है? तुलबुल बांध है। तो दो बांध है, एक तो है मंगला बांध और दूसरा बांध कौन सा है? वो है तुलबुल बांध। तो दो बांध है, ध्यान रखना झेलम नदी के ऊपर। एक तो मंगला बांध है, दूसरा है तुलबुल बांध। किस नदी के ऊपर? किस नदी के ऊपर? झेलम नदी के ऊपर। अब बात करते हैं परियोजना की, कि झेलम नदी के ऊपर जो परियोजना है वो कौन सी है। तो झेलम नदी के ऊपर जो परियोजना है वो है उरी परियोजना। कौन सी परियोजना है? उरी परियोजना है, वो झेलम नदी के ऊपर स्थित है। तो बात करते हैं झेलम नदी की। झेलम नदी का जो उद्गम होता है वो होता है शेषनाग झील से। अगर पूछे इसका प्राचीन नाम क्या है तो वितस्ता है। अगर आपसे पूछे कि इसके किनारे पर बसा हुआ शहर कौन सा है तो श्रीनगर है। और ये वुलर झील को भरने के बाद पाकिस्तान में झंग के निकट चेनाब नदी में मिल जाती है। अगर पूछे कि इस पर कौन कौन से बांध है, किस पर? झेलम नदी के ऊपर, तो इसके ऊपर दो बांध है दोस्तों। एक तो मंगला बांध है, दूसरा है तुलबुल बांध। अगर आपसे पूछे झेलम नदी के ऊपर कौन सी परियोजना है तो वो है उरी परियोजना। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की जो सहायक नदी है उसको चर्चा करेंगे। देखिएगा, आगे है सिंधु की सहायक नदी है वो चेनाब नदी। कौन सी नदी? चेनाब नदी। सिंधु की अगली सहायक नदी है वो कौन सी है? चेनाब या चिनाब नदी। अब देखिए, चिनाब नदी का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है? चंद्रा एवं भागा के नाम से, लाहौल से इसका उद्गम होता है। कहां से होता है? लाहौल कोई नामक स्थान है वहां से, और चंद्रा और भागा के नाम से इसका उद्गम होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चेनाब नदी का उद्गम है वो किस नाम से होता है? तो चंद्रा और भागा के नाम से चेनाब नदी का उद्गम होता है। किस नाम से? चंद्रा के नाम से और भागा के नाम से चेनाब नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। कहां से होता है? लाहौल नामक स्थान से होता है। ठीक है, अब देखिए सिंधु की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो कौन सी है? चेनाब नदी। तो ये भी क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है? वो भी यही है। कौन सी? चेनाब नदी। चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ओके, अब देखिए
चिनाब नदी के ऊपर परियोजना है वो कौन कौन सी है? चिनाब नदी के ऊपर दो परियोजना है, एक तो सलाल और दूसरी है दुलहस्ती। कौन सी परियोजना है? एक तो है सलाल और दूसरी कौन सी है? दुलहस्ती परियोजना है। वो किस नदी के ऊपर है? वो है चेनाब नदी के ऊपर। दुलहस्ती दुलहस्ती परियोजना और सलाल जो परियोजना है वो किस नदी के ऊपर है दोस्तों? वो है चिनाब नदी के ऊपर। कौन सी नदी के ऊपर? चिनाब नदी के ऊपर। तो बताइएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि चिनाब नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? तो वो होता है लाहौल के नजदीक। लाहौल से इसका उद्गम होता है और यहाँ पर इसको चंद्रा और भागा के नाम से जाना जाता है। किसको? चेनाब नदी को। अब पूछे कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो वो चेनाब नदी है। चेनाब नदी के ऊपर दो परियोजना है, एक तो दुलहस्ती परियोजना है और एक है सलाल परियोजना। कौन कौन सी? सलाल परियोजना और दूसरी क्या है? दुलहस्ती परियोजना। ओके, दो इस पर मुख्य परियोजना है। अब हम पढ़ते हैं रावी नदी को। कौन सी नदी को? रावी नदी को यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो रावी नदी का जो उद्गम होता है वो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से होता है। तो कहाँ से होता है? रावी नदी का जो उद्गम होता है वो होता है रोहतांग दर्रे से। और रोहतांग दर्रा है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रे से रावी नदी का उद्गम होता है। अब देखिए आगे, सिंधु की सबसे छोटी सहायक नदी जो है वो कौन सी है? रावी नदी है। देखिएगा, सबसे छोटी सहायक नदी अगर आपसे पूछे कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक पूछे तो चेनाब नदी है, और अगर सबसे छोटी सहायक नदी पूछे तो वो कौन सी है? रावी नदी है। वो सबसे छोटी सहायक नदी है। वास्तव में तो अगर पूछे तो ये चेनाब की ही सहायक नदी है। कौन सी? रावी नदी। अगर वास्तव में आपसे पूछे तो वास्तव में तो ये चेनाब की सहायक नदी है, लेकिन आती किसके अंतर्गत भी है? सिंधु की सहायक नदी के अंतर्गत भी ये आती है। तो यहाँ पर बात याद रखने वाली है वो क्या है? वो है कि चेनाब नदी के ऊपर कौन कौन सी परियोजना है? एक तो सलाल और एक है दुलहस्ती। दूसरी बात अगर पूछे कि रावी जो नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? रोहतांग दर्रे से होता है, हिमाचल प्रदेश से। और ये सिंधु की सबसे छोटी सहायक नदी है। और वास्तव में अगर पूछे तो ये चेनाब की सहायक नदी है। आगे देखिएगा, आगे पढ़ते हैं। इससे आगे है सतलज नदी। सतलज जो नदी है उसको हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, सतलज नदी को। तो सतलज नदी का जो उद्गम होता है वो राक्षस ताल से होता है। और राक्षस ताल है कहाँ पर? तिब्बत के अंदर। कहाँ से उद्गम होता है सतलज नदी का दोस्तों? वो होता है राक्षस ताल से। और राक्षस ताल नामक स्थान है वो है कहाँ पर? वो है तिब्बत के अंदर। कहाँ पर है? तिब्बत में। तो सतलज नदी का उद्गम राक्षस ताल तिब्बत से होता है। अब आपसे पूछे लोंगराम से पाक में प्रवेश करती है। कौन से स्थान से? लोंगरान। लोंगरान नामक स्थान से ये कहां पर प्रवेश करती है? पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जो सतलज नदी है वो पाकिस्तान में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो नामक लोकरांग नामक स्थान पर पाकिस्तान में प्रवेश ये करती है। अब देखिएगा, अगर आपसे बांध की बात की जाए कि सतलज नदी के ऊपर कौन कौन से बांध है, तो सतलज नदी के ऊपर जो बांधों की अगर हम बात करें तो इस पर दो बांध है। एक तो है भाखड़ा नागल बांध और दूसरा है हरि के बराज बांध। सतलज नदी के ऊपर कौन से बांध है? एक तो है हरि के बराज बांध और दूसरा कौन सा है? वो है भाखड़ा नागल बांध। कौन सा बांध? भाखड़ा नागल बांध। तो दो बांध है सतलज नदी के ऊपर, एक तो हरि के बराज, दूसरा भाखड़ा नागल बांध। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। ये भारत में जो प्रवेश करती है वो करती है सिपकला दर्रे से। अगर आपसे पूछे कि भारत में सतलज नदी किस स्थान पर प्रवेश करती है, तो सिपकला दर्रे से ये भारत में प्रवेश करती है। अगर आपसे पूछे पाकिस्तान में कहां प्रवेश करती है, तो लॉक रांड नामक स्थान पर ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और इसके ऊपर दो बांध बने हुए हैं, एक तो भाखड़ा नागल बांध और एक हैरी के बराज बांध। ठीक है, आगे देखिएगा। सतलज नदी भारत में प्रवेश से पूर्व 400 किलोमीटर सिंधु के समांतर प्रवाहित होती है। तो ये भी बात ध्यान रखना कि भारत में सतलज नदी के प्रवेश होने से पूर्व वो कितने किलोमीटर सिंधु के समांतर चलती है? तो 400 किलोमीटर। या आपसे पूछे कि सतलज नदी भारत में प्रवेश करने से पहले
किस नदी के समांतर प्रवाहित होती है, तो वो होती है सिंधु नदी के। तो ये बात दोनों आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। आगे देखिएगा, अभी आगे देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण दर्रे। सिंधु का मैदान हम यहाँ पर पढ़ेंगे, सिंधु का मैदान। क्या पढ़ेंगे, सिंधु का मैदान। सबसे पहले देखिएगा सिंधु सागर दोआब। कौन सा दोआब पढ़ते हैं, सिंधु सागर दोआब हम पढ़ते हैं। तो सिंधु सागर दोआब से आपको याद रखना है कि सिंधु सागर दोआब जो है वो सिंधु और झेलम नदी को मिलकर क्या बनता है, सिंधु सागर दोआब बनता है। तो आपको याद कैसे रखना है, वो मैंने छोटी सी वहां पर ट्रिक लिख रखी है, उससे आपको क्या करना है, इसको याद करना है। तो याद कैसे करोगे, सिंधु को झेल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नाम दे रखा है सिंधु सागर दोआब। सिंधु सागर दोआब आते ही आपके दिमाग में ट्रिक आनी चाहिए, सिंधु को झेल। तो सिंधु से आपको क्या रखना है, सिंधु नदी, और झेल से आपको रखना है झेलम नदी, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है कि सिंधु सागर दोआब जो आपसे पूछे कि किन किन नदियों से मिलकर बना है सिंधु सागर दोआब, तो सी से सिंधु आपको ध्यान में रखना ही है, और सिंधु को झेलना पड़ेगा। सिंधु को क्या करना पड़ेगा, आपको झेलना पड़ेगा। तो सिंधु से सिंधु हो गई और झेलना से झेलम नदी हो गई। तो ये सिंधु सागर दोआब है वो सिंधु और झेलम नदी के मिलन से बनता है। दूसरा देखिएगा चांच दोआब। दूसरा दोआब कौन सा है, चांच दोआब। चांच दोआब जो है वो देखिएगा कैसे याद करना है, वो है झेलम और चेनाब नदी से मिलकर बना है। कौन सा, चांच दोआब। चांच दोआब वो है वो झेलम नदी व चेनाब नदी के मिलने से बना है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा याद करने के लिए ट्रिक बनाया है। देखिए चेन का चार्ज झेल, चेन का चार्ज झेल। तो आपको देखिए चेन का चार्ज आपको क्या पूछा है, चार्ज। चार्ज को मैंने क्या लिख दिया, चार्ज लिख दिया। तो यहाँ पर आपको इस रे को भूलना है। तो यहाँ पर क्या बन गया, देखिए चार्ज बन गया ना, चार्ज। अब चार्ज देखिए, चार्ज जो सागर है, चार्ज जो दोआब है वो किस से मिलकर बना है, चार्ज। अब देखिए चेन, चेन से आपको क्या रखना है, चेन से आपको रखना है चेनाब। चेन से आपको क्या रखना है, चेनाब ध्यान रखना है। और झेल से आपको क्या रखना है, झेलम ध्यान में रखना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चार्ज से आपको क्या रखना है, चेन को चार्ज, चेन का चार्ज झेल। चेन का चार्ज, चार्ज मतलब, चार्ज का मतलब समझे पैसे, यानी चेन का चार्ज है वो आपको झेलना पड़ेगा। तो ठीक है, उससे आप रख सकते हो झेलम और चेनाब नदी। अब देखिएगा रचना दोआब। तीसरा दोआब कौन सा है, रचना दोआब। रचना दोआब है वो चिनाब या चेनाब और रावी नदी से मिलकर बना है। तो रचना रवि ने चीना दे, रचना नाम की कोई लड़की है, यानी रचना, तो आपको ये ध्यान रखना है, रचना दोआब, रचना नाम की कोई लड़की है, वो रवि को क्या देती है, चीना देती है। चीना मतलब चने, चने समझते हो ना, चने। तो रचना है वो क्या देती है, रचना नाम की जो लड़की है वो रवि को क्या देती है, चीना देती है। चीना मतलब चीनाब या चेनाब। तो देखिए रवि से आपको रखना है रवि नदी, और इस चीना से आपको रखना है चिनाब नदी या चेनाब नदी। तो रचना, रचना रवि ने या रवि को चीना दे, ठीक है। रचना रवि को चीना दे, ठीक है। तो चीना से आपको क्या रखना है, चिनाब, और रावी से रवि देखना, रावी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको याद हो जाएगा ऐसे। चौथा है बारी दोआब। कौन सा दोआब है, बारी दोआब। तो बारी दोआब में नदियां कौन कौन सी आती है, एक तो रावी नदी आती है, और दूसरी कौन सी आती है, व्यास नदी आती है। तो एक तो रावी नदी व व्यास नदी से क्या बनता है, बारी दोआब बनता है। लेकिन यहाँ पर छोटी सी ट्रिक मैंने अपनी तरफ से इजाद की है, तो वो देखना, रवि की बारी व्यास बताने की, रवि की जो बारी है वो क्या बतानी है, व्यास बताने की है। रवि की बारी है वो व्यास बताने की है। तो बारी से तो आपको क्या रखना है, बारी दोआब। बारी से क्या रखना है, बारी दोआब ध्यान रखना है। अब रवि से देखिएगा, रवि से रवि नदी होगी और व्यास से व्यास नदी हो गई। तो इससे आप याद कर सकते हैं। चौथा और अंतिम जो बात है वो है कौन सा, बिस्त दोआब। बिस्त दोआब जो है वो देखिएगा व्यास और सतलज नदी के मिलन से बनता है क्या, बिस्त दोआब, ठीक है। तो व्यास और सतलज से क्या बनता है, बिस्त दोआब। तो देखिए बिस्त से हमने क्या रखा, बिस्तर। बिस्तर का व्यास 7 है, बिस्तर का जो व्यास है वो कितना है, 7 है। तो बिस्तर से तो आपको क्या रखना है, बिस्त दोआब रखना है।
ठीक है, व्यास से व्यास नदी होगी, सात से सतलज नदी होगी। तो व्यास और सतलज नदी से क्या बनता है, विस्त द्वाब बनता है। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से थोड़ी सी आपको याद कराने की छोटी मोटी ट्रिक थी, अगर आपको पल्ले पड़े तो, वरना याद तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। एक बात देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक और चीज मान के चलिएगा, देखिए झेलम नदी, झेलम नदी है, आपको थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना, रचना की बारी है सिंधु के बिस्तर चेंज करने की, ये ट्रिक याद कर लेना, फिर आपको और भी ज्यादा सहूलियत हो जाएगी। इसको मैंने ट्रिक में लिखा है, देखिए रचना रचना की बारी रचना की बारी है सिंधु के बिस्तर चेंज करने की। तो देखिएगा, रचना दोआब, बारी से बारी दोआब, सिंधु से सिंधु सागर दोआब, और बिस्तर से बिस्त दोआब, और चेंज से चांज दोआब। तो इससे आपको कंटिन्यू याद रह जाएगा। अब देखिएगा, यहाँ पर आपको याद रखनी क्या है, क्रम या आपको ध्यान रखना है। देखिएगा यहाँ पर, देखिए झेलम नदी है सर्वप्रथम, तो झेलम नदी देखिए दूसरे में क्या देती है, झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगी, कॉमन होगी। उसके बाद दूसरी कौन सी, चेनाब नदी, तो यहाँ पर चेनाब आ गई। ठीक है, अब देखिए चेनाब के बाद रावी है, तो यहाँ पर रावी आ गई, और रावी के बाद यहाँ पर व्यास है, तो व्यास आ गई। तो देखिएगा इस प्रकार से छोटा सा क्रम आप बना लोगे तो आपको अच्छी प्रकार से ये याद हो जाएगा। ओके, आगे देखिएगा, आगे देखिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, अरब सागर की नदियां, ये तो हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया था। अरब सागर की जो नदियां हैं वो कौन कौन सी है, अरब सागर की जो नदियां हैं, नर्मदा है, ताप्ती है, माई है, लूनी है, साबरमती है, पेरियार है, सोम है, जाखम है, मांडवी है, और जुआरी है। ये प्रमुख नदियां हैं अरब सागर में जो प्रवाहित होती है। अब देखिए इसकी ट्रिक हमने लिखी है कि आप इसको याद करेंगे, सोजा भानुमति की माँ सालू, सोजा भानुमति की माँ सालू, सोजा भानुमति की माँ सालू, सोजा भानुमति की माँ सालू। देखिए सो से क्या ध्यान रखना है, इस सो से आपको ध्यान रखना है सोम नदी, जा से आपको ध्यान रखना है जाखम नदी, और इस भा से ध्यान रखना है भारत पुंजा नदी, इस नु से ध्यान रखना है नर्मदा नदी, और इस मै से ध्यान रखना है मांडवी नदी, और इस तय से ध्यान रखना है तीस्ता नदी, और इस माँ से ध्यान रखना है, सॉरी माँ से कुछ ध्यान रखने, इस सा से ध्यान रखना है साबरमती नदी, और इस लू से ध्यान रखना है लूनी नदी। तो ये कुछ ट्रिक के माध्यम से हमने अरब सागर में गिरने वाली नदियों को यहाँ पर पिरोया है। अगर देखिए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां, तो बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं उनको देखिएगा कैसे याद करेंगे, है कौन सी, गोदावरी नदी, स्वर्णरेखा नदी, कृष्णा नदी, वैतरणी नदी, कावेरी नदी, ब्राह्मणी नदी, और महानदी। ठीक है, इसको देखिए, ब्राह्मण कृष्ण को गोद लेकर सवर्ण का बेंत वितरण कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने इसकी अलग एक ट्रिक यूज की है, और इससे पहले जाकर देखोगे स्टार्ट में जो हमने की थी इस सिंधु भारत का अपतंत्र को, वहां पर जो हमने इसको डिस्कशन किया था वहां पर मैंने एक अलग ट्रिक लिखा है, तो वो भी ध्यान रखना, अगर ये पसंद आई तो ये ध्यान रखना। देखिए ब्राह्मण कृष्ण को गोद लेकर सवर्ण का बेंत वितरण कर रहे। ठीक है, तो ब्राह्मण से हमने क्या रखना है, ब्राह्मणी नदी, और देखिए कृष्ण से क्या रखना है, कृष्णा नदी, और यहाँ पर देखिएगा कृष्ण के बाद गोद, गोद से गोदावरी नदी, गोदावरी नदी के बाद सवर्ण से, देखिए सवर्ण से सवर्ण रेखा नदी, और यहाँ पर का से कावेरी नदी, और वितरण से वैतरणी नदी। ठीक है, ये दूसरी ट्रिक हमने यहाँ पर लिखी है, वहां पर स्टार्ट में एक और लिखी है, अगर आपको जो अच्छी लगे वो याद कर लेना, और एक और यहाँ पर लिखी है वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पर एक बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र, यहाँ पर एक और ट्रिक हमने लिखी है, वो ट्रिक क्या है देखिएगा, वो ट्रिक है कि माँ पापा की गोद से रेखा की कब विदाई होगी, माँ पापा की गोद से रेखा की कब विदाई होगी, माँ पापा की गोद से रेखा की कब विदाई होगी। इस ट्रिक से देखिएगा, इस माँ से हमें क्या ध्यान रखना है, महानदी ध्यान रखना है, इस माँ से क्या ध्यान रखना है, महानदी, और इस पापा से क्या ध्यान रखना है, पापा से हमें रखना है पेनार नदी, क्या रखना है, पेनार नदी, इस गोद से क्या ध्यान रखना है हमें, गोदावरी नदी, क्या रखना है, गोदावरी नदी। अब देखिएगा यहाँ पर इस रेखा से क्या रखना है, सवर्ण रेखा, रेखा से क्या ध्यान रखना है, सवर्ण रेखा, और इस की से क्या ध्यान रखना है, कावेरी नदी ध्यान में रखना है, और कैसे क्या ध्यान रखना है, कैसे कृष्णा नदी, कैसे कृष्णा नदी ध्यान में रखना है, और इस सॉरी बै से क्या रखना है, ब्राह्मणी नदी, और इस विदाई से क्या रखना है, वेंगाई नदी। ठीक है, तो ये कुल प्रमुख नदियां हैं जो
किसके अंतर्गत आती है? बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र के अंतर्गत। लेकिन दोस्तों इस ट्रिक से मुझे ये लगा कि जो पीछे वाली ट्रिक है वो सरल है, क्योंकि उसमें नाम है वो क्लियर लिखे हुए हैं। एक बार अगर याद पढ़ लोगे तो अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो दोस्तों आज की ये दूसरी क्लास जो है अपवा तंत्र से संबंधित जो हमारी ट्रिकी क्लास है वो यहीं पर हम समाप्त करते हैं, विराम करते हैं। इससे अगली जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और एक और बात, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर जरूर कीजिएगा और अलीशा सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।